So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services Examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is impartiality of a nominated governor. Second issue is related to UNSC, United Nations Security Council reforms, and third issue is related to Supreme Court judgment under presidential reference, and fourth issue is what can a local body expect from the 16th Finance Commission. So let's discuss all the issues in detail. What are power functions and duties of governors of a state? In this session, we will discuss various power functions and duties of governors. We will also discuss various issues related to governors. The office of governor in states is an important component of the Indian federal structure. स्टेट में गवर्नर का ऑफिस इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. इट एक्टिंग एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड अ वाइडर लिंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नर स्टेट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर एक्ट करता है. साथ ही सेंटर और स्टेट के बिटवीन गवर्नर एक वाइटल लिंक के तौर पर वर्क करता है. Due to its complex functions and frequent political controversies, governors are frequently debated in news. कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड फ्रिक्वेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की वजह से गवर्नर न्यूज में कंटिन्यू शो होते रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर्स. द गवर्नर्स ऑफिस इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 6 आर्टिकल 143 to 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नर से रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 एंड आर्टिकल 153 to 167 के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं. Article 153. Each state must have a governor with one person potentially serving multiple states. Article 153 के अकॉर्डिंग ईच स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए. एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट में भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है. आर्टिकल 154. स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन गवर्नर. आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के अंदर वेस्टेड होती है. आर्टिकल 155. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. आर्टिकल 156. द गवर्नर सर्व्स एट द प्रेसिडेंशियल प्रेजर फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर के बेस पर सर्विस प्रोवाइड करता है. 5 ईयर का टाइम पीरियड है इसके लिए. आर्टिकल 157 एंड 158 define eligibility criteria and conditions for the office. आर्टिकल 157 एंड 158 के अकॉर्डिंग गवर्नर के ऑफिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंडीशंस यहाँ पर फिक्स की गई हैं. आर्टिकल 159 डिटेल द ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग गवर्नर की ओथ एंड अफर्मेशन को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एडमिनिस्टर करता है. आर्टिकल 161 ग्रांट द पावर टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस फॉर स्टेट लॉ ऑफेंसेस एक्सक्लूडिंग डेथ सेंटेंस एंड कोर्ट मार्शल केसेस. आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग गवर्नर को पावर टू पार्डन और कम्यूट सेंटेंस यहाँ पर गिवन किया गया है. और डेथ सेंटेंस कोर्ट मार्शल लॉ से रिलेटेड ये किसी भी टाइप का अपना पावर नहीं रखता है. आर्टिकल 163 प्रोवाइड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लीड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर एक्सेप्ट इन मैटर रिक्वायरिंग द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन. गवर्नर को एडवाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा लीड की जानी चाहिए. आर्टिकल 163 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है. आर्टिकल 200 एड्रेस द गवर्नर्स इशू गवर्नर्स असेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी बिल पास किया गया है गवर्नर के एसेंट के लिए उसको फॉरवर्ड किया जाता है. आर्टिकल 213 ग्रांट द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई है. स्पेशली जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है उस टाइम पर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है. आर्टिकल 356 अलाउ द गवर्नर टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट. आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को गिवन कर सकता है.
Article 361 provide immunity from criminal proceeding. During their term, civil proceedings require prior notice. आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग गवर्नर के टर्म के ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी। रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर्स। The governor functions as the nominal executive head of the state, acting on the advice of the Council of Ministers and also as a representative of the central government. गवर्नर स्टेट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेस पर इसको वर्क करना होता है। स्टेट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। नंबर वन, एग्जीक्यूटिव पावर include appointing the chief minister and other ministers as well as various state officials like advocate general and state election commissioner. The governor is also the chancellor of state universities. स्टेट में गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। साथ ही वेरियस स्टेट ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी ये अपॉइंट करता है। गवर्नर स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। नंबर 2, लेजिस्लेटिव पावर include summoning, proroguing or dissolving the state assembly, addressing the legislature and nominating members to the legislative council. They also play a role in deciding on matters member disqualification. गवर्नर स्टेट असेंबली को समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर को ये एड्रेस कर सकता है। साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर्स का नॉमिनेशन गवर्नर कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन गवर्नर ही टेकिंग करता है। नंबर 3, फाइनेंशियल पावर्स। द गवर्नर इंश्योर द स्टेट बजट इज प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर। गवर्नर इंश्योर करता है कि स्टेट बजट लेजिस्लेचर के बिफोर प्रेजेंट किया जाए। गवर्नर रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर द इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, जुडिशियल पावर। इट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन फॉर द स्टेट ऑफेंसेस एक्सक्लूडिंग डेथ सेंटेंसेस। स्टेट ऑफेंसेस के लिए गवर्नर पार्डन गिवन कर सकता है, बट डेथ सेंटेंस के केस में इसको पार्डन गिवन करने की पावर नहीं है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। बीइंग कंसल्टेड ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट करने के लिए गवर्नर के साथ कुछ कंसल्टेशंस किए जाते हैं। मेजर इशूज रिलेटेड टू गवर्नर्स। गवर्नर्स से रिलेटेड मेजर इशूज क्या क्या है? नंबर 1, पार्टीशन अपॉइंटमेंट्स। It is a big concern that governors are being appointed based on a political affiliation. ये एक सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है कि स्टेट में गवर्नर पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस पर अपॉइंट किए जाते रहे हैं। नंबर 2, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ alleged arbitrary use of powers, particularly in forming governments, recommending president rule and withholding assent to the bills. बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे गए हैं कि गवर्नर ने आर्बिट्रेरी तरीके से अपने पावर का यूज किया है, स्पेशली गवर्नमेंट फॉर्मिंग से रिलेटेड, प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन से रिलेटेड एंड बिल की एसेंट को विद होल्डिंग करने से रिलेटेड गवर्नर्स ने अपने आर्बिट्रेरी तरीके से पावर का मिसयूज किया है। नंबर 3, लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी। Governor has no fixed term and an impeachment process. Have the pleasure of President clause raise concern about job security and potential for arbitrary removal. गवर्नर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस इनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं किया सकता है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के प्लेजर के बेस पर इन्हें वर्क करता है। इन सभी इश्यूज ने गवर्नर की जॉब सिक्योरिटी एंड आर्बिट्रेरी रिमूवल से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज किए हैं। नंबर 4, ओवर रीच। Allegations of governors interfering in state administration and university affairs have led to conflict with elected state government. प्रेजेंट में गवर्नर का इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, स्पेशली स्टेट के कुछ इश्यूज की वजह से, सच एज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर्स का ओवर इंटरफेयरिंग, यूनिवर्सिटी अफेयर्स में ओवर इंटरफेयरिंग। इस तरह के इश्यूज ने गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स रीच किए हैं। रिफॉर्म्स नीडेड इन गवर्नर पोस्ट। मेजर कमीशन रिकमेंडेशंस।
Recommendations from various commissions like Sarkaria Commission, Punchi Commission, and Venkchelia Commission has suggested reform. These include number one, appointing eminent individuals from outside the state who have not been a registered active politician. इन सभी कमीशंस के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि गवर्नर की पोस्ट पर ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो उस स्टेट का ना हो, साथ ही वो किसी पॉलिटिक्स से उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर टू, मैंडेटरी कंसल्टेशन विद द स्टेट सीएम बिफोर अपॉइंटमेंट पॉसिबल थ्रू अ कमेटी हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। इन सभी कमीशंस ने ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नर के द्वारा स्टेट में जितने भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, इन अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन मैंडेटरी होना चाहिए। नंबर थ्री, रिफॉर्म्स ऑल्सो एडवोकेट फॉर द डिलीशन ऑफ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्लॉज टू प्रोवाइड अ फिक्स्ड टेन्योर एंड एन इम्पीचमेंट प्रोसेस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इन कमीशंस ने यहाँ पर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्लॉज को डिलीट करने के लिए रिकमेंडेशंस गिवन किए सो दैट गवर्नर के फिक्स्ड टेन्योर को इंश्योर किया जा सके। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा गवर्नर के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए भी प्रोविजन यहाँ पर रिकमेंड किए गए। नंबर फोर, इस्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस एंड टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशनरी पावर स्पेशली रिगार्डिंग बिल्स एंड प्रेसिडेंट रूल इज रिकमेंडेड। इन सभी कमीशंस ने ये भी रिकमेंड किया कि बिल एंड प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग जो भी गवर्नर को डिस्क्रेशनरी पावर मिले हुए हैं, इन डिस्क्रेशनरी पावर की यहाँ पर क्लियर गाइडलाइंस एंड लिमिट्स सेट होनी चाहिए। नंबर फाइव, दीज कमीशंस emphasize that governor should act as an impartial constitutional head rather than agents of the central government। इन सभी कमीशंस ने ये भी एम्फेसाइज किया कि गवर्नर्स को इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर वर्क करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर। In this session, we will discuss about a presidential reference under Article 143. We will also discuss recent Supreme Court judgment overruling its earlier judgment. Lecture is important for prelims and for mains. Why news? On November 20, 2025, the Supreme Court of India, in its advisory opinion on a presidential reference, delivered a major judgment regarding the power of governor and president in granting assent to the state bill. 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंडर अपना एक एडवाइजरी ओपिनियन गिवन किया है। ये ओपिनियन स्टेट बिल के रिगार्डिंग गवर्नर एंड प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड है। द रूलिंग फोकस्ड हेवीली ऑन लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आर्टिकल 200 एंड 201 से रिलेटेड है। की पॉइंट्स ऑफ नवंबर 20, 2025 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट आया है उससे रिलेटेड की पॉइंट क्या क्या है। नंबर वन, नो फिक्स्ड टाइमलाइन। A five-judge constitution bench held that court cannot impose a rigid, judicially mandated timeline for the president or governors to act on bill. फाइव जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बिल पर एक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए यहाँ पर रिजिड जुडिशियली मैंडेटेड टाइमलाइन सेट नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डेलिबरेटली अलाउ फॉर इलास्टिसिटी इन द प्रोसेस मेकिंग फिक्स्ड डेडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू किसी भी बिल का रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए टाइम फिक्स किया गया था, पर अब इसने यहाँ पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। Number two, rejection of deemed assent. The court struck down the concept of deemed assent. सुप्रीम कोर्ट ने अब डीम्ड एसेंट के कंसेप्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया है। डीम्ड एसेंट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल के रिगार्डिंग लॉन्ग टाइम तक एक्शन टेकिंग नहीं करते हैं तो उसको एसेंट मान लिया जाता था। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Here court said that it amounted to the judiciary usurping the power of another constitutional authority and violated the doctrine of separation of power. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बिल के रिगार्डिंग अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए एक्ट करने के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स किया जाता है, देन ये
डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है। नंबर 3, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। While timeline cannot be fixed, the court clarified that prolonged and unexplained inaction by the governor or president is not acceptable and can be subject to limited judicial review in extreme cases. कोर्ट ने कहा है कि टाइमलाइन गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए सेट नहीं किया सकता, बट अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट प्रोलॉन्ग्ड और अनएक्सप्लेन्ड टाइम के लिए इलेक्शन शो करते हैं किसी बिल के रिगार्डिंग, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा और ये जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेड सब्जेक्ट हो सकता है। इट मीन्स लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट हो सकता है। In such cases, a court can issue a limited direction to concerned authority to make a decision within a reasonable time without commenting on the merit of the bill. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कंसर्न अथॉरिटी के लिए यहाँ पर लिमिटेड डायरेक्शन गिवन की जा सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर लॉन्ग टाइम से गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी बिल के रिगार्डिंग अपना एक्शन शो नहीं कर रहे हैं, ये लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट बन सकता है। कोर्ट चाहे तो इस तरह के अथॉरिटी के लिए लिमिटेड डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, बट यहाँ पर टाइमलाइन फिक्स नहीं किया जा सकता। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन रीअफर्म्ड। द जजमेंट रीअफर्म द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल टू अ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, grant assent, withhold assent, and return the bill for the consideration, reserve the bill for the president consideration. आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी ऑप्शंस को रीअफर्म किया है। सच एज गवर्नर चाहे तो एसेंट ग्रांट कर सकता है, एसेंट विदहोल्ड करके रख सकता है, या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकता है। नंबर 5, ओवररूल अर्लियर रूलिंग। दिस जजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एन अर्लियर 2 जज बेंच रूलिंग इन अप्रैल 2025 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इसी इशू के रिगार्डिंग, स्पेशली स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो जजमेंट और प्रेजेंट का जजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इट मीन्स प्रीवियस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अब ओवररूल किया है। That has set a specific timeline and introduced the idea of deemed assent for the bills in that specific instance, a move that had been controversial. इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उस जजमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए बिल पर एक्ट करने के लिए वहाँ पर 3 मंथ का टाइमलाइन सेट किया गया था। अगर 3 मंथ के अंदर इस पर एक्शन टेकिंग नहीं किया जाता है तो डीम्ड एसेंट का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर चाहे तो बिल को रिजर्व करके रख सकता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। आर्टिकल 213, गवर्नर्स पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज लिमिटेड एंड कॉन्फाइंड टू स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस डिटेल इन आर्टिकल 213। गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है, बट गवर्नर की ये पावर लिमिटेड है, कॉन्फाइंड है और कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकता है। ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 213 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। द गवर्नर मस्ट रिजर्व ओनली सर्टेन बिल्स लाइक दोज विच रिड्यूस द पावर ऑफ द हाई कोर्ट बिल रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर कुछ स्पेशल टाइप के बिल को ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है। बिल्स जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड है या हाई कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन। गवर्नर को किसी भी बिल के रिगार्डिंग कितने टाइम पीरियड के अंदर डिसीजन टेकन करना है, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में किसी टाइप का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। Bill cannot be reserved for president consideration once it has been returned to the state legislature, considered and submitted for the assent. The only exception is if the bill in its second iteration is materially different from the original version.
Reservation of bills cannot be based on personal dissatisfaction or political expediency and is only permissible when bill is a grave threat to democratic principle. प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर किसी भी बिल को अगर रिजर्व करता है तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं। पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन या पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बेस पर गवर्नर बिल को रिजर्व करके नहीं रख सकता। और इसके लिए कंडीशन दी हुई है कि गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तभी रिजर्व करके रख सकता है जब बिल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए एक ग्रेव थ्रेट क्रिएट करता है। What does the Constitution say? Article 200 of the Constitution lay down that when a bill passed by the state legislature is presented to the governor for their assent, they have four alternatives: may give assent to the bill, may withhold assent to the bill, that is, reject the bill, in which case the bill failed to become law. Number 3, may return the bill if it is not amenable for consideration of the state legislature, or may reserve the bill for the consideration of the president. आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कोई बिल पास किया जाता है देन उसको गवर्नर के बिफोर एसेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव होते हैं। मे गिव एसेंट टू द बिल, वो बिल को एसेंट गिवन कर सकता है, वो बिल की एसेंट को विदहोल्ड करके रख सकता है, इस केस में बिल रिजेक्ट हो जाएगा। मे रिटर्न द बिल टू द कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर सकता है, बट मनी बिल को वो अगेन रिटर्न नहीं कर सकता। और मैं रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकता है। गवर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। हाउ गवर्नर्स पावर मिस यूजिंग, प्रेजेंट में गवर्नर के पावर का किस तरह से मिस यूज किया जा रहा है। Through machination of governor, center take decision on issues coming within the ambit of state legislature domain. गवर्नर के मशीनेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उन इश्यूज पर भी डिसीजन टेकिंग कर रही है जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर आते हैं। दिस इज अ हाईली आर्बिट्रेरी एक्शन वायलेटिंग आर्टिकल 14, 200, 201. How governor play an important role to maintain unity and integrity of nation. नेशन की इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को मेंटेन करने में गवर्नर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। The governor's primary role is to preserve, protect and defend the law of India and constitution which directly contribute to unity and integrity of the nation. गवर्नर का जो प्राइमरी रोल है वो लॉ ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना एंड डिफेंड करना है, जिसके थ्रू कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंश्योर की जा सकती है। नंबर 2, लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। गवर्नर स्टेट एंड यूनियन के बिटवीन एक इम्पोर्टेंट लिंक का वर्क करता है। एज द अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर सर्व एज अ वाइड लिंक बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट which ensure that state action align with the national constitution principle. Number 3, reporting on constitutional situations. Under Article 356, the governor can report to the president when a state is not in accordance with the constitution, allowing the union to take appropriate action and prevent further breakdown of law and order that could threaten national unity. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर को पावर गिवन किया गया कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर एक्ट नहीं कर रहा है तो वो इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग एक्शंस टेकिंग करते हैं और नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर फॉर नेशनल स्टेबिलिटी। गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है सो दैट नेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। नंबर 4, इंटरवेंशन इन क्राइसिस। इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस विद इन अ स्टेट, गवर्नर कैन गाइड द स्टेट प्रिवेंटिंग प्रोलॉन्ग्ड chaos and maintaining नेशनल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर किसी स्टेट के अंदर रेज होते हैं देन गवर्नर स्टेट को गाइड कर सकता है
प्रोलॉन्ग्ड चाउस को प्रिवेंट कर सकता है, नेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नंबर 5, रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। Governor have the power to reserve certain bills for the president consideration, which is important to ensure that state law do not undermine national law. This power can prevent potentially disruptive law from being enacted. Symbolic and advisory role. Number 6, impartiality. As a political neutral figure, the governor's impartial actions, advice, and suggestions can help to foster a sense of constitutional governance and prevent partisan interest from undermining national cohesion. Number 7, promoting national ideals. By upholding the ideals that inspire the national struggle for freedom and cherishing the noble aspirations of the nation, the governor can serve as a symbolic figure in promoting the fundamental values of unity and integrity among the people. Is judicial review permissible for governor's discretion? क्या गवर्नर के डिस्क्रिप्शन का जुडिशियल रिव्यू परमिसिबल है? Limited judicial review. Court clarified that the prolonged and unexplained inaction by the governor or president is not acceptable and can be subject to limited judicial review in extreme cases. रिसेंटली कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट अगर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं स्पेशली बिल के रिगार्डिंग, देन उसका भी एक्सट्रीम केसेस में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है. In such cases, a court can issue a limited direction to the concerned authority to make a decision within a reasonable time without commenting on the merit of the bill. कोर्ट ने कहा है कि इसके रिगार्डिंग कंसर्न अथॉरिटी को लिमिटेड डायरेक्शन भी गिवन की जा सकती हैं. आर्टिकल 142. कोर्ट हैव इनहेरेंट पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू पास एनी डिग्री और ऑर्डर necessary to do complete justice in any courts or matter pending before it. कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंडर पावर है. इस पावर के अकॉर्डिंग कोर्ट चाहे तो कोई ऑर्डर या डिग्री पास कर सकती है. दिस डिस्क्रिशनरी पावर फिल लेजिस्लेटिव गैप एंड प्रोवाइड रिलीफ इन सिचुएशंस वेयर एग्जिस्टिंग लॉ आर इनएडुकेट. किसी मैटर के रिगार्डिंग अगर लॉ नहीं है और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग कोई डिग्री या ऑर्डर पास कर सकती है. व्हाट आर द रिकमेंडेशंस अबाउट दिस इशू? प्रेसिडेंट या गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर स्पेशली बिल के रिगार्डिंग जो इन्हें मिला हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए गए सरकारिया कमीशन के द्वारा एंड पुंछी कमीशन के द्वारा. सरकारिया कमीशन 987 has submitted that bill should be reserved in rare cases of unconstitutionality. अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड रेयर केसेस में बिल को रिजर्व करके रखा जा सकता है. गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शंस अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर. इट फर्दर रिकमेंडेड दैट द प्रेसिडेंट शुड इम्पोज ऑफ सच बिल विद इन अ मैक्सिमम पीरियड 6 months. सरकारी कमीशन ने यहाँ पर रिकमेंड किया कि गवर्नर को अपने फंक्शंस को आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स के बेस पर डिस्चार्ज करना चाहिए और प्रेसिडेंट के लिए भी यहाँ पर 6 month का टाइम लाइन मैक्सिमम फिक्स किया गया बिल के रिगार्डिंग. इफ प्रेसिडेंट विद होल्डिंग एसेंट द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन एवर पॉसिबल. यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि प्रेसिडेंट अगर रीजनेबल फिक्स टाइम के अंडर अगर किसी बिल के रिगार्डिंग अपना एसेंट गिवन नहीं करते हैं देन स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको कम्युनिकेट करना चाहिए. द पुंछी कमीशन 2010 हैड रिकमेंडेड दैट द गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद इन रिस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड फॉर देयर एसेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. पुंछी कमीशन ने भी गवर्नर के लिए यहाँ पर 6 month का टाइम पीरियड सेट किया. 6 month के अंदर किसी भी बिल के रिगार्डिंग गवर्नर को यहाँ पर एक्शन टेकिंग करना होगा. However, these recommendations have not been implemented till date. दोनों कमीशन के रिकमेंडेशंस यहाँ पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं. In this session, we will discuss various reforms needed in UN Security Council. Reforms in the United Nations Security Council are essential to make the body more representative, legitimate, and effective in addressing contemporary global challenges. यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कुछ रिफॉर्म्स असेंशियल हैं सो दैट कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंज को
एड्रेस करने के लिए इस बॉडी को मोर रिप्रेजेंटेटिव, लेजिटिमेट एंड इफेक्टिव बनाया जा सके। The need for reform in UNSC stems from its outdated structure, decision-making inefficiencies, and inequitable regional representation, which no longer reflect contemporary global realities. यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म की डिमांड इसलिए की जा रही है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है, डिसीजन मेकिंग इनएफिशिएंसी शो कर रहे हैं एंड ये इनइक्विटेबल रीजनल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। यही वजह है कि कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ग्लोबल रियलिटीज़ को ये बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। की एरियाज एंड रीजन्स फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स। यूएनएससी रिफॉर्म के लिए क्या रीजन्स गिवन किए जा रहे हैं? नंबर वन, आउटडेटेड कंपोजिशन। The current composition of five permanent members US, Russia, China, France and the UK reflect the geopolitical power balance of 1945 post World War II। करंट में जो यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर्स हैं यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, ये 1945 के जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो भी जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस था उसको रिफ्लेक्ट करता है। It does not account for the rise of new global power like India, Brazil, Germany and Japan, or increased UN membership from 51 to 193 states। प्रेजेंट के न्यू ग्लोबल पावर सच एज इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। 1945 में यूएन के अंदर टोटल 51 मेंबर्स इंक्रीज थे, अब 193 मेंबर्स प्रेजेंट में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके हिसाब से ये इश्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। नंबर 2, वीटो पावर मिसयूज। द P5 veto power on any substantive resolution often lead to decision-making paralysis during major crises such as conflict in Syria, Ukraine and Gaza। इन क्राइसिस को डील करने के लिए जो परमानेंट मेंबर हैं ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और जस्टिस शो नहीं कर पा रहे हैं। अंडरमाइनिंग द यूएनएससी इफेक्टिवनेस एंड क्रेडिबिलिटी इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। P5 के जो भी डिसीजंस रहे हैं मेजर क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए या इन्होंने जिस तरह से वीटो पावर का यूज किया है, ये यूएनएससी की इफेक्टिवनेस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की जो क्रेडिबिलिटी है उसको अंडरमाइन किया है। नंबर 3, लैक ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। एंटायर कॉन्टिनेंट पर्टिकुलरली अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका हैव नो परमानेंट रिप्रेजेंटेशन। एंटायर अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका का यूएनएससी के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इट्स सो दैट द काउंसिल डिसीजन आर डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न इंटरेस्ट एंड डू नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ। इससे ये शो होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो भी डिसीजंस होते हैं वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के बेस पर होते हैं। ग्लोबल साउथ को यहाँ पर कोई प्लेस गिवन नहीं किया जाता है और ग्लोबल साउथ के जो भी कंसर्न हैं उनको एडिक्वेटली तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता है। Number 4, transparency and accountability deficit. The UNSC's working methods are often opaque. Many key decisions made in closed-door consultation among the P5। UNSC का जो वर्किंग मेथड है वो ओपेक है। बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि P5 नेशंस के कंसल्टेशन के बाद क्लोज डोर में टेकिंग किए जाते हैं। There is a demand for greater transparency and formal accountability mechanism, such as requiring P5 members to explain their use of the veto to General Assembly। UNSC के ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म से रिलेटेड डिमांड की जा रही है। इट मीन्स जो भी इसका अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म और ट्रांसपेरेंसी, इससे रिलेटेड यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि ये मोर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये भी डिमांड की जा रही है कि P5 मेंबर जिस तरह से वीटो पावर का यूज करते हैं उस वीटो पावर के यूज करने के लिए जो रीजन्स हैं वो जनरल असेंबली के अंदर एक्सप्लेन किए जाएं। नंबर 5, इनएबिलिटी टू एड्रेस मॉडर्न थ्रेट। द काउंसिल इज नॉट एबल टू इफेक्टिवली एड्रेस न्यू ट्रांसनेशनल चैलेंजेस दैट वर नॉट एनविजन्ड इन 1945, such as climate-linked conflicts, cyber warfare, pandemics, and global terrorism। यूएनएससी प्रेजेंट में
New and transnational challenges such as climate-linked conflict, cyber warfare, pandemics and global terrorism से related issues को effectively तरीके से address नहीं कर पा रहा है. Proposed reforms in UNSC. Various proposals for reforms are being discussed within the UN's intergovernmental negotiations framework. Number one, expansion of membership. The G4 nations advocate for expanding the council in both permanent and non-permanent categories to a total of 25 or 26 members. G4 countries इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान, इन सभी कंट्रीज ने यूएनएससी के परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एडवोकेट किया है. नंबर टू, वीटो रिफॉर्म्स. देयर इज अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ द वीटो पावर, इंट्रोड्यूसिंग अ मैकेनिज्म फॉर ओवरराइडिंग अ वीटो विद अ सुपर मेजॉरिटी इन द जनरल असेंबली और इनिशियली ग्रांटिंग न्यू परमानेंट मेंबर स्टेट. ये भी डिमांड की जा रही है कि P5 कंट्री जिस तरह से अपने वीटो पावर का यूज कर रहे हैं, इनकी वीटो पावर यूज करने को लिमिट किया जाना चाहिए और यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म प्रिपेयर किया जाना चाहिए सो दैट इनके वीटो पावर को जनरल असेंबली की सुपर मेजॉरिटी के थ्रू ओवरराइड किया जा सके. नंबर 3, इम्प्रूव्ड वर्किंग मेथड. There is a need for greater inclusivity, transparency, and enhanced interaction between the Security Council and the General Assembly, and with regional organizations like the African Union. यूएनएससी के अंदर ग्रेटर इंक्लूसिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करना होगा. साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल को जनरल असेंबली एंड कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अफ्रीकन यूनियन के साथ इसके इंट्रक्शन को एनहांस करना होगा. नंबर 4, टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन. There are strong calls from groups like G4 and L69. L69 is a coalition of developing countries to transition from general dialogue to formal text-based negotiations with clear guidelines. यहाँ पर ये भी डिमांड की जा रही है कि जनरल डायलॉग से हमें फॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस जो कि क्लियर गाइडलाइंस उनके अंदर मेंशन होनी चाहिए, हमें अपने आप को ट्रांजिशन करना होगा. नंबर 5, मॉडर्नाइज द काउंसिल. अपडेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच इज स्टिल रूटेड इन 1945 पावर स्ट्रक्चर. जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको अपडेट करना होगा. नंबर 6, इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. हमें यूएनएससी की अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना होगा. रिवैम्प वोटिंग रूल्स टू प्रिवेंट डेडलॉक एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग. नंबर 7, इंस्टीट्यूशनलाइज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा. क्रिएट परमानेंट फॉर्म फॉर ग्लोबल साउथ कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट एंड नेगोशिएट एज ब्लॉक. ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए परमानेंट फॉर्म हमें क्रिएट करना होगा. इंडिया रिफॉर्म इनिशिएटिव. यूएनएससी को के अंदर कुछ रिफॉर्म इनिशिएट करने के लिए इंडिया के क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं. नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ मेंबरशिप. India is a strong advocate for increasing the number of both permanent and non-permanent members to make the UNSC more representative. UNSC को more representative बनाने के लिए इंडिया ने UNSC के परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर के नंबर को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट किया है. नंबर 2, परमानेंट मेंबरशिप फॉर इंडिया. इंडिया इज एमिनेंटली क्वालिफाइड फॉर अ परमानेंट सीट ड्यू टू क्राइटेरिया सच एज पॉपुलेशन, इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन टू द यूएन. इंडिया को यूएन सिक्योरिटी का परमानेंट मेंबर या परमानेंट सीट गिवन की जानी चाहिए बिकॉज इंडिया कई सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. पॉपुलेशन, इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूशन टू द यूएन, ये सभी क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर परमानेंट सीट इसको टेकिंग किया जाना चाहिए. नंबर 3, ग्लोबल बेस्ड लॉबिंग. इंडिया एक्टिवली एंगेज इन reforms effort through its membership in G4 group and L69 group to build support among UN member states. Number 4, focus on comprehensive reforms. India has called for a comprehensive approach to UNSC reforms, including a text-based negotiation process to ensure concrete outcomes rather than a piecemeal approach. इंडिया ने यूएनएससी रिफॉर्म के लिए एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के लिए हमेशा कॉल्ड किया है और इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को टेक्स्ट
टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस प्रोसेस स्टार्ट करने चाहिए सो दैट इसके आउटकम्स को कॉन्क्रीट किया जा सके। What are various issues and challenges related to devolution of finance to panchayats and municipalities? Funds are transferred to panchayats and municipalities through a system of grants from the central and state government, which is overseen by state finance commissions and the union finance commission. पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फंड एक सिस्टम ऑफ ग्रांट के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसको स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड यूनियन फाइनेंस कमीशन ओवरसीन करते हैं। Union Finance Commission recommending grants from the divisible pool of the central taxes and State Finance Commission recommending the devolution of state resource to the local bodies. लोकल बॉडीज के लिए जो फाइनेंस का रिकमेंडेशन किया जाता है वो यूनियन फाइनेंस कमीशन के द्वारा सेंट्रल टैक्स के डिविजिबल पूल से रिकमेंड किया जाता है एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट के पास अवेलेबल रिसोर्स से डेवोल्यूशन के लिए रिकमेंड करता है। फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, बेसिक एम्यूनिटी एंड परफॉर्मेंस आर कंसिडर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। लोकल बॉडीज के लिए फंड ट्रांसफर करने से पहले कुछ फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, बेसिक एम्यूनिटीज एंड परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लोकल बॉडीज फ्रॉम 16th फाइनेंस कमीशन? 16th फाइनेंस कमीशन से लोकल बॉडीज को क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेन एक्सपेक्टेशंस इंक्लूड नंबर 1, a percentage share for vertical transfer of resources from the central revenue pool to the state for the next 5 years. Number 2, the formula of its horizontal distribution among states. This is mandated under Article 280 of the Constitution. What is the difference between a vertical and horizontal devolution? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है फंड्स का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वर्टिकल डेवोल्यूशन, व्हाट इज इट? द डिवीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कलेक्टिवली। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का जो डिवीजन किया जाता है सेंटर और स्टेट के बिटवीन, ये वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल, the Finance Commission recommends the percentage of the central tax pool that all states will receive. For the 2021-26 period, the 15th Finance Commission made a 41% share for the state. It means central government जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है उस कलेक्टेड टैक्स में से कुछ पार्ट परसेंटेज में यहाँ पर और स्टेट के लिए शेयर करना होता है। 15th फाइनेंस कमीशन ने इस ओवरऑल टैक्स में 41% टैक्स स्टेट को डिवॉल्व करने के लिए रिकमेंड किया था। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, व्हाट इज इट? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स कलेक्टिवली शेयर ऑफ द टैक्स रेवेन्यू अमंग द इंडिविजुअल स्टेट। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन जो होता है वो किसी स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जो टैक्स इम्पोज किया गया है, इंडिविजुअल स्टेट को यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने की पावर गिवन की जाती है। हाउ इट वर्क? अ फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन ईच स्टेट्स स्पेसिफिक पोर्शन बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया फैक्टर्स कैन इंक्लूड इनकम डिस्टेंस, डिफरेंस इन पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट। ये सब जो होते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। पर्पज, this system is designed to address the different needs and capacities of individual states and to correct a fiscal imbalance between them. हॉरिजॉन्टल जो सिस्टम है डेवोल्यूशन का, ये इंडिविजुअल स्टेट की डिफरेंट नीड एंड कैपेसिटीज को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फिस्कल इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सकता है। मैकेनिज्म फॉर फंड डेवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज के लिए फंड किस तरह से डेवोल्यूशन किया जाता है। यूनियन फाइनेंस कमीशन ग्रांट, द यूनियन फाइनेंस कमीशन रिकमेंड ग्रांट टू स्टेट with a portion especially for rural and urban local bodies.
सबसे पहले यूनियन फाइनेंस कमीशन को स्टेट के लिए ग्रांट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशन स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल बॉडीज एंड रिकमेंड द डेवोल्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम द स्टेट टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। एवरी स्टेट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है सो दैट लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया सके एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड के डेवोल्यूशन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन किए जा सके। स्टेट असाइंड रेवेन्यूज स्टेट ऑल्सो ट्रांसफर फंड टू लोकल बॉडी समटाइम्स बाय असाइनिंग स्पेसिफिक टैक्स और अ पोर्शन ऑफ स्टेट टैक्स रेवेन्यू लाइक द स्टेट जीएसटी रेवेन्यू। लोकल बॉडीज के लिए स्टेट फंड ट्रांसफर करते हैं। कभी कभी स्टेट टैक्स रेवेन्यू का कुछ पोर्शन भी इन्हें असाइन किया जाता है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया? पॉपुलेशन फंड्स आर often allocated based on a population, some system giving weightage to the general population and other to the SC/ST population। फंड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो पॉपुलेशन के बेस पर, पॉपुलेशन साइज के बेस पर, बेसिक नीड्स के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर, टायर बेस्ड एलोकेशन भी किए जाते हैं। पॉपुलेशन साइज फॉर अर्बन लोकल बॉडीज द एलोकेशन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय पॉपुलेशन साइज। अर्बन लोकल बॉडीज में जो एलोकेशन डिसाइड किया जाता है पॉपुलेशन साइज के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। बेसिक नीड्स ग्रांट्स सच एज दोज फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड बेसिक एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड टू एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट। परफॉर्मेंस सम ग्रांट्स आर परफॉर्मेंस बेस्ड मीन्स दे आर प्रोवाइडेड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। कुछ ग्रांट परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, इट मीन्स कुछ सर्टेन कंडीशंस यहाँ पर गिवन की जाती हैं, अगर उनको मैट किया जाता है देन उसके बाद ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं। टायर बेस्ड एलोकेशंस इन स्टेट विद 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस द डेवोल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टायर्स। फॉर एग्जांपल 60:3, 30:10 रेशो हैज बीन रिकमेंडेड। कुछ स्टेट में जहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 3 टायर हैं वहाँ पर फंड का डेवोल्यूशन टायर बेस पर किया जाता है सच एज 60:30:10। अकाउंटेबिलिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स इनिशिएटिव्स लाइक पोस्टिंग अकाउंटेंट कम डीईओज एट द ग्राम पंचायत लेवल आर इम्प्लीमेंटेड। फंड के एफिशिएंट यूज को इंश्योर करने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर अकाउंटेंट कम डीईओज पोस्ट किए गए हैं। ऑडिट्स एनुअल ऑडिट आर कंडक्टेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट एंड लोकल बॉडी आर रिक्वायर्ड टू यूज द ऑडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सर्टेन ग्रांट्स ऑडिट। डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट के द्वारा एनुअल बेस पर ऑडिट कराया जाता है कि फंड का एफिशिएंटली यूज किया गया है नहीं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेक देयर परफॉर्मेंस ऑफ डेवोल्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। लोकल लेवल पर फंड का एफिशिएंट यूज किया गया है या नहीं इसको चेक करने के लिए या परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। सो थैंक्स।